हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं। ये दोस्तों 10th एडिशन है, लेटेस्ट। और आज हम पढ़ेंगे छठा भाग बुद्धि इंटेलिजेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके अर्थ, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुआयामी बुद्धि और इसके अभिप्रेत संवेगात्मक बुद्धि। और दोस्तों, जितने भी बच्चे वीडियो को देखें सभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न, बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। उत्तर है चौथा, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। व्याख्या, मनुष्य का व्यवहार वस्तुओं के रूप में किया गया परिवर्तन सामान्यतः जिस अमूर्त तत्व के आधार पर किया जाता है वही बुद्धि है। बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है। इसे कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग माना गया है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह कथन किसका है? उत्तर है तीसरा, रैक्स व नाइट का। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? उत्तर है चौथा, अल्फ्रेड बीने। डैश के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। उत्तर है दूसरा, बोरिंग के अनुसार। बुद्धि के बारे में सही कथन है, इसका उत्तर होगा दोस्तों चौथा, यानी बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। व्याख्या, सामान्यतः बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा और समझ आदि के अर्थों से होता है। बुद्धि द्वारा ही हम अपनी विविध समस्याओं का समाधान निकालते हैं। केली एवं थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। बुद्धि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होती है तथा विविध प्रकार की बौद्धिक योग्यता यह प्रमाणित करती हैं कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। इसी कारण कई लोग अनेक योग्यताओं में दक्ष होते हैं। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। उत्तर है तीसरा, जीवन को समस्याओं को हल करने का गुण। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर है तीसरा, बिनेट ने। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बिने का मानना है कि बुद्धि एक समान तत्वों से मिलकर बनी है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण का मापा जाता है। उत्तर है पहला, बौद्धिक गुण को मापा जाता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। उत्तर है तीसरा, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि प्रबलशीलता होती है? उत्तर है पहला, अमूर्त बुद्धि। बुद्धि काया के स्रोत हैं। उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी यानी आनुवांशिक अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उत्तर है दूसरा, स्पीयरमैन के द्वारा। व्याख्या, द्वितत्व सिद्धांतवाद, टू फैक्टर थ्योरी। प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह बुद्धि के दो तत्व मानता है। पहला, सामान्य कारक जी फैक्टर, यह जन्मजात होता है। दूसरा, विशिष्ट कारक एस फैक्टर, यह वातावरण से अर्जित होता है। स्पीयरमैन ने 1911 में कहा कि सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व के साथ ही साथ एक समूह तत्व, तीसरा तत्व भी होता है। यह स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उत्तर होगा इसका दोस्तों दूसरा, यानी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है? उत्तर है दूसरा, समूह कारक। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है दूसरा, स्पीयरमैन ने। व्याख्या, त्रिकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि में तीन कारक बताए। पहला, सामान्य कारक जी फैक्टर। दूसरा, विशिष्ट कारक एस फैक्टर। तीसरा, समूह कारक S1 + S2 + Sn तक।
स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। उत्तर है तीसरा, सामान्य बुद्धि को। स्पीयरमैन की बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। इसका आंसर ऑप्शंस में नहीं है दोस्तों। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्वितत्व एवं त्रितत्व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इसके अंदर जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर दूसरा और तीसरा दोनों होंगे, इसलिए दोस्तों स्टार मार्क है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? उत्तर है दूसरा, 16 वर्ष। यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? उत्तर है दूसरा, स्पीयरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? उत्तर है पहला, स्पीयरमैन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी यांत्रिक, सामाजिक और अमूर्त। व्याख्या, थॉर्नडाइक जिन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस एवं एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तकों की रचना की, उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। पहला, अमूर्त बुद्धि। पुस्तकीय ज्ञान के प्रति अपने आप को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि वह न दिखने वाली कल्पना एवं चिंतन शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति या बालक किसी बात को सोचते, समझते तथा आत्मसात कर उसे क्रिया रूप देते हैं। अमूर्त बुद्धि बालकों की अपेक्षा बड़ों में अधिक स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। यांत्रिक बुद्धि, मूर्त या गत्यात्मक बुद्धि, कलपुर्जों एवं सृजनशील कार्यों को कुशलता पूर्वक करने में जो बुद्धि कार्य करती है उसे यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का इस प्रकार का संबंध मूल रूप से क्रियाओं और कार्यों से है, अतः इसे हस्त कौशलों में सरलता से देखा जा सकता है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि वह है जो सामाजिक संबंधों को बनाने, बढ़ाने, सुधारने और उनका निर्वाह करने में सहायक सिद्ध होती है। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? उत्तर है चौथा, शरीर गति की बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो सिद्धांत है, इसका उत्तर होगा दोस्तों दूसरा, यानी बहुकारक सिद्धांत। व्याख्या, बहुतत्व सिद्धांतवाद, मल्टीफैक्टर थ्योरी। यह सिद्धांतवाद थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। उनकी मान्यता थी कि सामान्य बुद्धि को कई भागों तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। इन समस्त तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। थॉर्नडाइक ने इस सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व बताए। सामान्य तत्व बीच में है दोस्तों। उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि सामान्य तत्व वह है जो समस्त मूल तत्वों के केंद्र में रहकर दूसरे मूल तत्वों को प्रभावित करता है। जैसे हम कठिन कार्य करते जाते हैं, हमारी बुद्धि का विकास भी होता है, बुद्धि भी बढ़ती जाती है। उदाहरण, जैसे हम IAS परीक्षा की तैयारी करते हैं तो RAS परीक्षा अधिक सरल लगने लग जाती है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के टीले से करते हुए स्तर, चौड़ाई, क्षेत्रफल एवं गति 4 बातों की चर्चा की है। थॉर्नडाइक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत आदि नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया? उत्तर होगा चौथा, थॉर्नडाइक। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है। उत्तर है दूसरा, शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है। व्याख्या, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत सामान्य बुद्धि को स्वीकार नहीं करता है। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाती है। उत्तर है पहला, स्तर। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं। उत्तर है तीसरा, त्रिआयामी सिद्धांत। व्याख्या, त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं। इनके अनुसार बुद्धि एक तार्किक रचना है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल है ये। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के त्रिआयाम, पहला विषय वस्तु कंटेंट C, दूसरा संक्रिया ऑपरेशन O, उत्पाद प्रोडक्ट P,
बुद्धि विषय वस्तु C इंटू संक्रिया O इंटू उत्पाद। इन्होंने विषय वस्तु के 5 संक्रिया के 5 और उत्पाद के 6 तत्व बताकर बुद्धि के 5 इंटू 5 इंटू 6 150 तत्व बताए। इसके उपनाम त्रिविमीय सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का मॉडल सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत, 3D थ्योरी, 3 डायमेंशन थ्योरी, विषय वस्तु संक्रिया सिद्धांत, विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत। गिलफोर्ड ने 1967 में विषय वस्तु के 4 तत्व मानकर कुल 120 तत्व माने थे एवं 1977 में 150 खंड तथा 1980 में इस सिद्धांत में पुनः संशोधन हुआ और विषय वस्तु आयाम में भागों की संख्या 6 कर दी गई। 1980 का मॉडल बुद्धि इज टू C इंटू O इंटू P 6 इंटू 5 इंटू 6 180 खंड। विशेष अनेक मनोवैज्ञानिकों ने गिलफोर्ड के 1980 के मॉडल की आलोचना की है। वर्तमान में 1977 का मॉडल ही अधिक प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर है पहला, बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विमा आयाम JP गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई है? उत्तर है दूसरा, प्रणाली संज्ञान। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? उत्तर है पहला, बुद्धि संरचना सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? उत्तर है तीसरा, संज्ञान। कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? उत्तर है पहला, प्रणाली सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? उत्तर है तीसरा, यानी विषय वस्तु संज्ञान और उत्पाद स्मृति। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं नामकरण किया गया है। उत्तर है पहला, संक्रिया संगठक उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? उत्तर है तीसरा, उत्पाद अर्थगत। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर दोस्तों सेकंड और फोर्थ दोनों सही है। गिलफोर्ड ने अपने बौद्धिक संरचना मॉडल में बुद्धि के 120 या 150 तत्व बताए हैं। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? उत्तर है दूसरा, 120। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी गिलफोर्ड सम्मिलित होगा त्रिविमीय सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया द्विखंड का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत और थर्स्टन ने दिया समूह खंड का सिद्धांत। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया? उत्तर है पहला, पार्श्विक चिंतन। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत बहुविमात्मक प्रज्ञा के जनक कौन है? उत्तर है चौथा, गार्डनर। बहुबुद्धि के सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में किया। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक की रचयिता कौन है? उत्तर है चौथा, H. गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इसका उत्तर है पहला, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। व्याख्या, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार बुद्धि कोई तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत गार्डनर ने कहा कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और आलोचनात्मकता चिंतन का विकास करता है।
गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? उत्तर है पहला 9। व्याख्या, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर द्वारा 1983 ईस्वी में किया गया। गार्डनर बुद्धि के कारक सिद्धांतों की आलोचना करता है। गार्डनर का मानना है कि बुद्धि में कारक नहीं होते बल्कि बुद्धि में तो प्रकार होते हैं। गार्डनर ने बुद्धि में 7 प्रकार बताए। पहला, भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिनको विभिन्न भाषाओं को जानने या पढ़ने या सीखने का आनंद आता है। दूसरा, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, समस्याओं का समाधान करने वाले, वह समस्याओं को हल करने में उलझे रहने वाले। तीसरा है आकाशीय या खगोलीय बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ज्योतिष में रुचि रखने वाले। चौथा, सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत में रुचि रखने वाले। पांचवा, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, स्वयं समझ ले, दूसरों को समझाने में असमर्थ। छठा, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, दूसरों की समस्याओं को समझने में समर्थ लेकिन स्वयं की समस्याओं को समझने में असमर्थ। सातवां और आखिरी, शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो शरीर और मस्तिष्क में से सक्रिय हो। गार्डनर ने 1998 में प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एवं 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस के प्रकार भी बताए। गार्डनर ने मूलतः बुद्धि के 7 प्रकार बताए, लेकिन वर्तमान में गार्डनर के बुद्धि के 9 प्रकार हैं। गार्डनर पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने बुद्धि के प्रकारों को माना, जबकि सभी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कारक बताए। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? उत्तर है तीसरा, प्रकृतिवादी कौशल। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार किसका है? उत्तर है दूसरा, गार्डनर। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? उत्तर है पहला, मूलतः 7 बताए लेकिन अब वर्तमान में 9 हैं। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, सान्वेगिक। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? उत्तर है दूसरा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। निम्न में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? उत्तर है पहला, तरल बुद्धि। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? उत्तर है दूसरा, सांस्कृतिक। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी सृजनात्मकता। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। उत्तर है दूसरा, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि में हम दूसरों की भावनाओं एवं प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, जबकि अंतरावैयक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि में स्वयं की भावनाओं को समझने का कौशल होता है। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेश ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? उत्तर है दूसरा, अंतरावैयक्तिक कौशल। व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है? उत्तर है पहला, मूर्त बुद्धि। बुद्धि लब्धि का विचार या IQ की अवधारणा सर्वप्रथम किसने और कब दिया? उत्तर है पहला, बिने ने 1905 ईस्वी में। व्याख्या, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम स्टर्न ने किया। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने किया। मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण में 1908 में शामिल किया गया। 1912 में विलियम स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र बनाने का प्रयास किया। बुद्धि लब्धि IQ = मानसिक आयु अपॉन बटे वास्तविक आयु। यह IQ का प्रामाणिक सूत्र नहीं है। IQ का प्रामाणिक सूत्र 1916 में टरमैन ने बताया।
टर्मेन ने बुद्धि लब्धि हेतु सूत्र दिया। दशमलव की कमी को दूर करने के लिए इस सूत्र में टर्मेन ने संशोधन किया और इसका 100 से गुना किया, अर्थात बुद्धि लब्धि IQ इज इक्वल्स टू 100 इंटू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मेमोरी ट्रिक, सोमवार 100 इंटू मानसिक आयु से वास्तविक आयु। किसी व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण उसकी मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देकर प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है, जिसे बुद्धि लब्धि IQ कहते हैं। जैसे यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष एवं शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 15/10 इंटू 100 150 है। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? उत्तर है पहला स्टर्न ने। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी अल्फ्रेड बी ने। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया? उत्तर है पहला, बिने ने। बुद्धि लब्धि IQ की गणना करने का सूत्र है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, MABA इंटू 100। बुद्धि लब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया? उत्तर है तीसरा, टर्मेन ने। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? उत्तर है टर्मन और विलियम स्टर्न ने। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है? उत्तर है चौथा, शैक्षिक आयु अपॉन दैहिक आयु इंटू 100। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? उत्तर है तीसरा, बुद्धि का। कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? उत्तर है दूसरा, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी 120। ये कैसे आया? 12 इंटू 100 अपॉन 10 करा। व्याख्या, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, 12/10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 120। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, उसका IQ क्या होगा? उत्तर है पहला, 64। बुद्धि लब्धि इज इक्वल्स टू 16/25 इंटू 100 करेंगे तो 64 आएगा। अब किसी बच्चे को मैथ्स नहीं आती है तो दोस्तों 25 से 100 को काटेंगे तो 4 आएगा और फिर 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी 9। अब ये कैसे आया दोस्तों? तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 इज इक्वल्स टू 75 है, तो ये 100 इधर चला जाएगा तो 7500 हो जाएगा। और फिर मानसिक आयु नहीं, 75 अपॉन 100 हो जाएगा जब 100 इधर जाएगा तो, और फिर 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 12 से डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? उत्तर होगा दूसरा, 12 वर्ष। एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक बालिका 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेती है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। उत्तर है चौथा, 140। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों 14/13 करेंगे और उत्तर आएगा दूसरा, 107.69। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है? उत्तर है दूसरा, 16 वर्ष। एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बिने का बुद्धि परीक्षण बाइनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? उत्तर है चौथा, 125। एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं, उसकी मानसिक आयु मानी जाएगी। उत्तर है पहला, 6। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बुद्धि लब्धि इज इक्वल्स टू मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। अब आगे बढ़ते हैं। एक बालक की मानसिक आयु यदि 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? उत्तर है चौथा, 125।
एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। उत्तर है चौथा, यानी निष्पत्ति परीक्षण एवं अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से। मूक बधिरों के लिए क्रियात्मक निष्पादन या अमौखिक परीक्षणों का प्रयोग होता है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। उत्तर है दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए। निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उत्तर है तीसरा, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। उत्तर है तीसरा, यानी अशाब्दिक परीक्षण। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर है चौथा, सामाजिक आयु। सन 1908 में निर्मित बिने साइमन परीक्षण में प्रश्न संख्या कितनी थी? उत्तर है चौथा, 59। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उत्तर है पहला, बिने। निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? उत्तर है चौथा, ऊंचाई। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? उत्तर है चौथा, औसत बुद्धि। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? उत्तर है तीसरा, मंद बुद्धि। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा? उत्तर है पहला, प्रतिभाशाली। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? उत्तर है दूसरा, औसत। प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। उत्तर है पहला, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। व्याख्या, बुद्धि के मापन हेतु मनोवैज्ञानिकों ने कई बुद्धि परीक्षाओं का निर्माण किया है। पहला, प्रशासनिक आधार पर व्यक्तिगत परीक्षाएं, सामूहिक परीक्षाएं। दूसरा, परीक्षा के आधार पर भाषात्मक अशाब्दिक परीक्षाएं। भाषात्मक और दूसरा अशाब्दिक परीक्षाएं। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उत्तर है दूसरा, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? उत्तर है चौथा, सरल गणित समस्याएं हल करना। कक्षा 6 के बच्चे का औसत IQ होगा। उत्तर है तीसरा, 100। निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? उत्तर है पहला, आर्मी बीटा टेस्ट। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है किस वर्ग में आएगा? उत्तर है दूसरा, उच्च सामान्य। डॉक्टर कौमत के अनुसार सामान्य 90 से 109.5, उच्च 110 से 119.5, अत्यंत उच्च 120 से 129.5, असामान्य 130 से 139.5 तथा प्रतिभाशाली 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि होती है। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? उत्तर है चौथा, चित्र पूर्ति। बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत कर बालक को भी उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है? उत्तर है पहला, अंक विस्तार। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी हैं? उत्तर है चौथा, सभी के लिए, यानी बालकों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, निरक्षरों के लिए। सबसे पहले क्रियात्मक या निष्पादन बुद्धि परीक्षण सेंगुइन ने 1866 में निर्मित किया, जो मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि मापन में किया गया था। क्रियात्मक परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, अतः यह पढ़े लिखे के अलावा अनपढ़, निरक्षर, गूंगे छोटे बच्चों की बुद्धि में आसानी से किया जाता है। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? उत्तर है तीसरा, त्रिआयामी सिद्धांत। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 ने बुद्धि का त्रिचापीय त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला, घटकीय बुद्धि, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि।
एनालिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले लोग विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और विद्यालय में सफलता प्राप्त करते हैं। इस बुद्धि के भी 3 अलग अलग घटक होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। पहला घटक ज्ञानार्जन नॉलेज एक्विजिशन से संबंधित होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है तथा विभिन्न कार्यों को करने की विधि का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा घटक अधि या एक उच्च स्तरीय या मेटा होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति योजनाएं बनाता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। तीसरा घटक निष्पादन परफॉर्मेंस से संबंधित होता है। इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी कार्य का वास्तव में निष्पादन करता है। दूसरा आनुभाविक बुद्धि एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। आनुभाविक या सर्जनात्मक बुद्धि क्रिएटिव इंटेलिजेंस वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सर्जनात्मक रूप से उपयोग करता है। यह बुद्धि सर्जनात्मक निष्पादन में प्रदर्शित होती है। इसके 2 भाग होते हैं, नवीन नोवेल्टी स्वचालन ऑटोमेशन। तीसरा सांदर्भिक बुद्धि कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। सांदर्भिक या व्यावहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरण मांगों से निपटता है। इसे आप व्यावहारिक बुद्धि या व्यावसायिक समझ कह सकते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, अनुकूलन अडेप्टेशन, चयन सिलेक्शन और आकार देना शेपिंग। कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के कारकीय सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? उत्तर है चौथा स्टर्नबर्ग सिद्धांत। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? उत्तर है चौथा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। बुद्धि के सूचना प्रक्रम प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया? उत्तर है पहला स्टर्नबर्ग। बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यावहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है? उत्तर है दूसरा रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संघटात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? उत्तर है चौथा सृजनात्मक घटक। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? उत्तर है पहला स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है? उत्तर है चौथा व्यावहारिक। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्याशित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। उत्तर है तीसरा स्थानिक बुद्धि पर। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है उच्च होगा। उत्तर है पहला EQ। यदि पूनम की कालानुक्रमित उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। उत्तर है तीसरा औसत। बुद्धि लब्धि मापने की विधि की खोज बिने व टर्मन द्वारा की गई है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है बुद्धि लब्धि IQ मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। पूनम की बुद्धि माइनस लब्धि, बुद्धि लब्धि 9/9 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100। टर्मन के अनुसार 90 से 110 तक की बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति औसत बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति है। नीचे दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। इसका उत्तर है दोस्तों पहला यानी 70 से 90। व्याख्या। मनोवैज्ञानिक टर्मन के बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। बुद्धि लब्धि और बुद्धि का प्रकार। 140 से अधिक प्रतिभाशाली जीनियस, 120 से 40 के बीच अति श्रेष्ठ बुद्धि वेरी सुपीरियर, 110 से 120 के बीच श्रेष्ठ बुद्धि सुपीरियर, 90 से 110 सामान्य बुद्धि एवरेज, 80 से 90 मंद बुद्धि डलनेस, 70 से 80 क्षीण बुद्धि फीबल माइंडेडनेस, 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि,
50 से 70 अल्प बुद्धि मोरोन्स, 20 या 25 से 50 तक मूर्ख बुद्धि इम्बेसाइल्स, 20 या 25 से कम महामूर्ख इडियट्स। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। उत्तर है दूसरा 140। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत वृद्धि का चयन कीजिए। उत्तर है चौथा मंद बुद्धि 80 से 90। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। उत्तर है पहला 100। यह औसत बुद्धि लब्धि का घोतक है। उत्तर है दूसरा 90 से 110। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह तक तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? उत्तर है पहला प्रतिभाशाली। सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। उत्तर है दूसरा 70 से 90 के मध्य। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश हैं साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। उत्तर है पहला 70 से कम। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। उत्तर है दूसरा जड़ बालक। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। उत्तर है दूसरा 25 से कम। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। उत्तर इसका दोस्तों इन ऑप्शंस में नहीं है या फिर एक ऑप्शन से ज़्यादा इसका सही उत्तर है। व्याख्या पढ़ने के बाद पता चलेगा। मंद बुद्धि 0 से 25, हीन बुद्धि 26 से 50, दुर्बल बुद्धि 80 से 90 और पिछड़ा बालक 76 से 90। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। उत्तर है दूसरा 80 से 90 के बीच। स्टैनफोर्ड बिनेल बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा यानी 35-40 से 50-55 वर्ष। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं। उत्तर इसका दोस्तों इन ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ये बोनस था। व्याख्या टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट वेरी सुपीरियर की बुद्धि लब्धि 140 या 45 से ऊपर होती है। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। उत्तर है तीसरा समस्याएं सुलझाने में। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? उत्तर है दूसरा थॉर्नडाइक। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्ग की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों संवर्गों के 4 अनुक्रम समूह दिए गए हैं। इनमें ठीक व सही अनुक्रम समूह का चयन कीजिए। उत्तर है दूसरा जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली। बस खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है। उत्तर है तीसरा मेटाकॉग्निशन। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। उत्तर है तीसरा बुद्धि। मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित है वह है। उत्तर है पहला किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्वसंज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? उत्तर है दूसरा व्यावसायिक रुचियाँ। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? उत्तर है चौथा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मिस्ट्रेच। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? उत्तर है दूसरा भाटिया बैटरी। व्याख्या 1955 में चंद्र मोहन भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जो भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण हैं। पहला पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, दूसरा कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तीसरा चित्र निर्माण परीक्षण, चौथा अलेक्जेंडर पास परीक्षण, पांचवा अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? उत्तर है तीसरा वस्तु समनुक्रम परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? उत्तर है पहला भाटिया बैटरी। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? उत्तर है पहला 11 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालक के लिए। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। उत्तर है चौथा यानी 12 वर्ष। अति यथार्थवाद दर्शाता है। उत्तर है पहला स्वप्न एवं अचेतन मन को। वर्ष 1994 में बुद्धि का पास
मॉडल का विस्तृतीकरण किसने किया? उत्तर है पहला ये सभी यानी जैक नागलिरी, किर्बी, जेपी दास। जेपी दास, जैक नागलिरी और किर्बी ने 1994 में बुद्धि का पास यानी प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल दिया। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा यानी बर्ट वर्नन सुमेलित होगा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत से, स्पीयरमैन सुमेलित होगा सामान्य तथा विशेष कारक से, गार्डनर सुमेलित होगा बहुबुद्धि सिद्धांत से, स्टर्नबर्ग सुमेलित होगा बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत से। नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है, अतः नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होता है? उत्तर है दूसरा अमूर्त। आर्मी अल्फा परीक्षण उदाहरण है। उत्तर है दूसरा शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्याख्या आर्थर ओटिश द्वारा 1917 में निर्मित आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? उत्तर है तीसरा आर्मी अल्फा परीक्षण। बुद्धि के समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? उत्तर है तीसरा थर्स्टन ने। समूह कारक का सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसका प्रतिपादन थर्स्टन ने 1938 में किया। इसमें उन्होंने 13 समूह बताए जिनके 7 प्रधान समूह थे यथा शाब्दिक अर्थ क्षमता वर्बल अर्निंग, शब्द प्रवाह वर्ड फ्लुएंसी, स्थानिक स्पेशियल, आंकिक क्षमता न्यूमेरिकल, तर्क क्षमता रीजनिंग, स्मृति मेमोरी, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परसेप्चुअल। निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? उत्तर है दूसरा मूल संबंधी स्रोत संबंधी तत्व। बुद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? उत्तर है दूसरा बुद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। एक कक्षा के छात्रों के बुद्धि का औसत स्तर पता लगाने के लिए कौन से माध्य का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है तीसरा माध्यिका। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं, वो हैं। उत्तर है चौथा बुद्धि। सिया कक्षा 8 में अर्जित ज्ञान का उपयोग कक्षा 9 की विषय वस्तु का बोध करने हेतु करती है, यह उदाहरण है। उत्तर है दूसरा अनुलंब अंतरण का। V/ED और K/M कारक दिए हैं। उत्तर है तीसरा वर्नॉन द्वारा। वर्नॉन एवं बर्ट के पदानुक्रमिक सिद्धांत 1965 के स्तर प्रथम स्तर G सामान्य कारक सबसे उत्तर, द्वितीय स्तर VED शाब्दिक आंशिक व शैक्षिक योग्यता और KM व्यावहारिक क्रियात्मक देहिक व यांत्रिक व शारीरिक योग्यता, अंतिम स्तर विशिष्ट योग्यताएं शाब्दिक संख्यात्मक। इसके बाद पढ़ेंगे अब हम संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। उत्तर है चौथा उपर्युक्त सभी यानी संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना। व्याख्या संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की उस सामग्री क्षमता से है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा उचित अनुभूति व अभिव्यक्ति कराने में सहायता करें। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? उत्तर है चौथा उपर्युक्त सभी यानी हार्वर्ड, गार्डनर, डैनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे। संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे पहले थॉर्नडाइक ने 1920 में, गार्डनर ने 1983 में तथा मेयर व साल्वे ने 1990 तथा गोलमैन ने 1995 में काम किया। गोलमैन, मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है। उत्तर है पहला सांवेगिक बुद्धि के लिए। व्याख्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग 1990 में सर्वप्रथम 2 अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर तथा डॉक्टर पीटर साल्वे द्वारा एक वैज्ञानिक प्रमाप तैयार करने हेतु अपनी पुस्तक व्हाट इज EI में किया गया था, जिससे लोगों की संवेगात्मक क्षेत्र में विद्यमान वैयक्तिक योग्यताओं में विभेदीकरण किया जा सके। सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता हैं। उत्तर है पहला पीटर साल्वे एवं जॉन मेयर।
संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर साल्वे एवं जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था? उत्तर है तीसरा 1990। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा एडवर्ड फ्रीमैन। डैनियल गोलमैन से संबंधित है? उत्तर है दूसरा संवेगात्मक बुद्धि से। वर्तमान में जिस संवेगात्मक बुद्धि की सर्वप्रथम चर्चा की जा रही है उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय केवल अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन को जाता है। उन्होंने अपनी 1995 में प्रकाशित एक पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से इसे चर्चा का विषय बनाया। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर है पहला डैनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डैनियल गोलमैन। अगला प्रश्न, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द टर्म देने वाले विद्वान हैं? उत्तर है पहला डैनियल गोलमैन। पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक हैं? उत्तर है चौथा डैनियल गोलमैन। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है? उत्तर है दूसरा संवेगात्मक बुद्धि की। व्याख्या, संवेगात्मक बुद्धि जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होगी वह व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में उतना ही सफल होगा। एक विद्यार्थी जो प्रायः अपने मित्रों के प्रति रूखा भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? उत्तर है तीसरा संवेगात्मक बुद्धि। निम्न में से कौन सी बुद्धि गोलमैन से संबंधित है? उत्तर है चौथा भावात्मक। गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी यह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है। गोलमैन के अनुसार मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में 80% सफलता में संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। किसने अपनी पुस्तक में यह कहा कि सांवेगिक बुद्धि शक्तिशाली होती है और कभी कभी बुद्धि लब्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जबकि बुद्धि लब्धि का जीवन की सफलता में योगदान मात्र 20% होता है और अन्य कारण शेष रूप में योगदान देते हैं? उत्तर है तीसरा डैनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन कौन सा है? चयन कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा, उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसमें सफल होने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिकर्ट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है? उत्तर है तीसरा, मैं अन्य व्यक्तियों में सहयोग करता हूँ। मनोवृत्तियों के मापन हेतु लिकर्ट ने 1932 में लिकर्ट मापनी का निर्माण किया था, जिसमें 3 या 5 बिंदुओं पर सहमति या असहमति बिंदु के माध्यम से मापन होता है। यह संकलित रेटिंग विधि कहलाती है। गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सही है? उत्तर है दूसरा, संवेगात्मक बुद्धि IQ बुद्धिलब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। निम्नलिखित में से कौन सी सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता नहीं है? उत्तर है तीसरा, उच्च बुद्धिमान लोगों के साथ अंतःक्रिया के दौरान कभी कभार हीन भावना आ जाना। संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति आत्म मूल्यांकन व आत्मसम्मान से युक्त होता है, जो हीन भावना से मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है? उत्तर है पहला, परानुभूति। गोलमैन के परानुभूति एम्पैथी घटक में दूसरों के सुख दुख को स्वयं महसूस करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है? उत्तर है चौथा, थर्स्टन सांवेगिक बुद्धि मापनी। व्याख्या, थर्स्टन का मुख्य रूप से अभिवृत्ति और रुचि मापनी से संबंध है। निम्न में से कौन सा डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? उत्तर है दूसरा, स्व सामर्थ्य। विभिन्न विद्वानों ने संवेगात्मक या और भावात्मक बुद्धि के अंतर्गत अलग अलग तत्व बतलाए। उदाहरण के लिए गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व बतलाए हैं। पहला, स्व जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा, आत्म नियमन सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा, आत्म अभिप्रेरण सेल्फ मोटिवेशन। चौथा, समानुभूति सहानुभूति एम्पैथी।
पांचवा सामाजिक दक्षता सोशल अवेयरनेस। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उत्तर है पहला उद्यमी सामर्थ्यता। निम्न में से कौन सी डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? उत्तर है दूसरा आत्मसंतुष्टि। गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? उत्तर है पहला 5। स्व जागरूकता, स्वनियमन, प्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल डैश बुद्धि के मूल घटक हैं। उत्तर है चौथा सांवेगिक बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उत्तर है चौथा सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है। उत्तर है चौथा मार्गांतरीकरण एवं शोधन। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? उत्तर है चौथा संवेगों को जागृत करना। सांवेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादन सेलोवी तथा मेयर सेलोवे एंड मेयर 1990 में इनके द्वारा किया गया तथा इनके अनुसार सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य तत्व हैं। पहला अपने आप को भी प्रेरित करना, दूसरा अपने संवेगों की पहचान करना तथा प्रबंधन मैनेज करना, तीसरा दूसरों को अभिप्रेरित करना, चौथा दूसरों के संवेगों की पहचान करना तथा पांचवा अंतर्वैयक्तिक संबंध को ठीक ढंग से संचालित करना। बुद्धि के क्षेत्र में यह एक नया संप्रत्यय है। इस प्रकार की बुद्धि से हमारा तात्पर्य उस दक्षता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने तथा दूसरे के संवेगों को समझता है, उन्हें प्रेरित करता है और अपने तथा दूसरे के संवेगों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। उत्तर है दूसरा संवेग उत्तेजित करने की। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? उत्तर है चौथा भावनात्मक असंतुलन। व्याख्या मेयर व साल्वे ने योग्यता मॉडल में भावनात्मक संतुलन घटक का उल्लेख किया है, न कि भावनात्मक असंतुलन का। मेयर और साल्वे के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया है? उत्तर है दूसरा दूसरों के संवेगों का नियंत्रण। मेयर एवं साल्वे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? उत्तर है चौथा रचना। मेयर 2008 द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नांकित में से क्या समाहित नहीं है? उत्तर है चौथा दूसरों को अभिप्रेरित करना। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है उच्च। उत्तर है तीसरा सांवेगिक लब्धि EQ। व्याख्या संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की उस समग्र क्षमता से है जो उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा उनका सर्वोत्तम प्रबंधन करने में उसकी सहायता करती है। किसी व्यक्ति में कितनी संवेगात्मक बुद्धि है उसके इस स्तर की माप के लिए जिस इकाई विशेष का प्रयोग करते हैं उसे संवेगात्मक लब्धि इमोशनल क्वोशिएंट कहा जाता है। संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100। निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती? उत्तर है चौथा भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है। उत्तर है चौथा उपर्युक्त सभी। अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, अपने भावों को व्यवस्थित करना, दूसरे की भावनाओं को पहचानना। निम्न में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? उत्तर है दूसरा बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? उत्तर है तीसरा समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर है दूसरा सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता संबंधित परंतु मान बुद्धि से स्वतंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? उत्तर है पहला संवेगों की आत्म अवधारणा। इसके अलावा तीनों संबंधित हैं एबिलिटी मॉडल से, जो कि है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग करना और संवेगों को समझना। किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया था? उत्तर है तीसरा उग्र स्तर। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। उत्तर है चौथा सांवेगिक बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा संवेगों का अनियमितीकरण।
इसी के साथ दोस्तों हमारी दिशा मनोविज्ञान की किताब का 6ठा भाग समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आप में से कोई भी बच्चा दोस्तों आप सभी रीट की तैयारी कर रहे होंगे या किसी और की कर रहे होंगे, अगर आपको राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं वो चाहिए, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें। केवल और केवल 51 रुपीज़ के अंदर आपको वो राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।